हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ फिर से मैग्नेट ब्रेन्स पे आज एक नए टॉपिक के साथ। तो भाई देखो, जो बच्चे पुराने हैं वो तो पता है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पूरे कोर्सेज को कवर करा रहा है, एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, सारे कोर्स हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है। जी हाँ, फ्री में। और अगर आपको किसी प्रकार की ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें एंड गो थ्रू कर लें। अब भाई मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूं जो कि आपके क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक मल्हार के पार्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है ये वाला जो पूरा वीडियो है, इसके पहले हम कर रहे थे पार्ट 8 का, जो पार्ट 1 था वो उसमें हमने कवर किया था जो सत्रिया और बिहू नृत्य था। तो बेसिकली उस वाले जो पार्ट में 1 में था आपका बिहू के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, बिहू से रिलेटेड पूरा आपका पार्ट 1 में है, और ये पार्ट 2 पूरी तरह से सत्रिया और उसके आगे की स्टोरी पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से हम अपना कोर्स हमें कंप्लीट कराना है, इसीलिए आज ये वाला जल्दी से हम इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ने के पहले जो बच्चे यहाँ पर अभी आए हो, कोशिश करो एक बार पुराना वाला वीडियो देख लो तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं समरी लेकर के आई हूँ संक्षिप्त में पहले वाले पार्ट का। तो ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से ये वाला पार्ट 2 की स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। आगे पहले स्टार्ट करते हैं। जया मेहता एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना, लेखिका और शिक्षिका हैं जो भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को सरलता से प्रस्तुत करती हैं। यह पाठ उनकी पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है जिसमें भारतीय नृत्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो भैया जब हमने जब पढ़ा था तो हमारा जो कवि परिचय था उसमें यही था कि जो इसकी जो हमारी लेखिका है वो कौन है, हमारे जया मेहता जी। ठीक है, और ये जो है खुद ही मतलब एक यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक नृत्यांगना है। नृत्यांगना का मतलब होता है बच्चों, देखो जिस भी शब्द में अंगना जुड़ता है ना, अंगना उसका मतलब होता है स्त्री, वीरांगना, वीर स्त्री, नृत्यांगना, नृत्य करने वाली स्त्री। ठीक है, अंगना का 2 अर्थ याद रखना, एक तो आंगन है और एक अंगना मतलब स्त्री को कहा जाता है। दूसरा, ये लेखिका भी हैं और एक शिक्षिका भी हैं। ये लेखिका है, ये शिक्षिका है और ये जो है एक बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है। इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में बच्चों तक रखने की इनको अच्छे अभ्यास है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने नृत्य जैसी, डांस जैसी चीज़ों की हर बारीकियों को इन्होंने पकड़ के उसको सरल शब्दों में पिरोते हुए आप लोग तक रखने की कोशिश किया था। ठीक है, और ये जो है पूरा इन्होंने इन भारत के कई अलग अलग तरह के जो नृत्य हैं उससे ये इन्होंने पूरी एक पुस्तक निकाली है उस पे, और ये जो हमारा पाठ 8 है उसी पुस्तक से लिया गया है जो कि आसाम के नृत्य पर आधारित है, जो कि सत्रिया है और बिहू नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में एंजेला नाम की एक बच्ची जो लंदन के केंजिंगटन में रहती है अपनी माँ एलेसेंड्रा के साथ आसाम की यात्रा पर जाती है। एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और उन्हें आसाम के नृत्य परंपरा पर फिल्म बनाने का अवसर मिला है। एंजेला के साथ उसके पिता ब्रायन भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो देखो स्टोरी में जब आप आगे पढ़ोगे, जब आप मतलब पहले वाला वीडियो में था तो स्टोरी में पहले लेखक परिचय था, फिर वो बताते हैं कि हमारे भारत की जो समृद्धि है, मतलब संस्कृति है, वो पूर्णतः समृद्ध है और बहुत पुराने से लेकर के विविधता में एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें बताते हैं कि एक लड़की है एंजेला जो कि जिसको बहुत ही ज़्यादा शौक होता है ऐसे नाटक वाले खेल खेलने का, जैसे कि मैं बाहर में घूमने जा रही हूँ, टूरिस्ट हूँ, और इस तरह के खेल वो बहुत खेलती थी। अब उनका अचानक से क्या होता है, प्लान बनता है। उनकी मम्मी जो है वो जो बेसिकली है वो डॉक्यूमेंट्री मेकर है, फिल्म मेकर है, जो कि डॉक्यूमेंट्री बना रही है, और वो भारत के जो आसाम जिले में जो वहाँ का नृत्य है बिहू नृत्य और
सत्रिया, उसके बारे पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हैं। और जिसका टॉपिक उन्होंने ये लिया था कि मतलब भारत के जो लोकल लोग हैं उन पर नृत्य का और संगीत का मतलब क्या असर है। ठीक है, अब वो आगे बढ़ती हैं, फिर उनका अचानक से प्लान बनता है, वो उनके मतलब हस्बैंड और उनकी बेटी एंजेला आते हैं इंडिया में। इंडिया में आने के बाद जब बिहू नृत्य के लिए उन लोग जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मतलब जो एंजेला है वो तो देख के शॉक्ड हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि वो किसी परियों की दुनिया में आई हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को एक साथ वो पूरे गांव को इकट्ठा होते वो नहीं देखी थी एक बरगद के पेड़ के नीचे। और वहां पे इकट्ठा होने के बाद सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए डांस कर रहे थे। और वो बताते हैं कि जो बिहू नृत्य है वो पूर्णतः कृषि आधारित नृत्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल्दी से। गुवाहाटी पहुंचने के बाद वे मंगल गांव में बिहू त्योहार देखते हैं। बताया मैंने, वो बिहू त्योहार देखते हैं जो आसाम का एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उत्सव है। एंजेला बिहू नृत्य की देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंजेला जो है बिहू नृत्य की रंगीनता और उत्साह से बहुत प्रभावित होती है। किस किस से? बिहू नृत्य की रंगीनता, मतलब वहां पे जो इतने रंग बिरंगे तरीके से, याद रखिएगा बच्चों वहां पे दो रंगों का जिक्र था, एक था बादामी रंग और दूसरा था लाल रंग की गहरे डिजाइन। ठीक है, वो दोनों मिक्स करके जो उनका वो जो पोशाक था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था किसको? एंजेला को। ठीक है, तो रंगीनता और उत्साह कैसे? उनके जो डांस जब वो कर रहे थे तो ऐसा देख के लग रहा था कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनके हर पॉइंट से, हर बॉडी के पार्ट से नृत्य खुशी से खुद निकल रहा था। और वो ये देख करके बहुत प्रभावित होती है। और इसी अनुभव से भारत की संस्कृति विविधता के बारे में सीखती है। और इससे क्या होता है, फिर वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछती है कि मम्मी क्या सच में त्योहार में ही केवल डांस और गाने का ऐसा प्रचलन है? तो वो बताते हैं कि नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम खुशियां मनाने के लिए इस तरीके का सहारा लेते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इस तरह की बातें। अब यहाँ से इसके आगे का क्या है, अब इस रोमांचक यात्रा का अगला भाग शुरू होगा। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब यहां से हमारा पार्ट 2 बेसिकली शुरू होगा। ये था एक छोटा सा उसकी एक समरी। चलिए यहां से अब आपका शुरू होता है। एंजेला की मां अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने पर, एक काम करिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला जो है ना बच्चों, पूरे के पूरे पार्ट 1 की समरी है। और थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने बताई कि वहाँ पे बच्चे मिले तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखा। बस बेसिक उन्होंने बताया है बिहू नृत्य के बारे में कि बिहू नृत्य हमारा 3 बार मनाया जाता है। एक चीज़ और, आसाम के बारे में वो क्या क्या चीज़ें बताए हैं कि वहाँ का वन जो जीवन है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है, चाय बागान बहुत अच्छे हैं, वहाँ का रेशम बहुत अच्छा है, ये बता रहे होते हैं। जब माँ और एंजेला का कन्वर्सेशन होता है, आप चाहो तो एक बार वो वीडियो देख लेना, पूरा आपको सीन क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे लोकल लोग वहाँ पे मिलजुल के त्योहार मनाते हैं जिसको बिहू कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो वहाँ के नृत्य को भी बिहू कहते हैं, जो डांस वो कर रहे हैं वो भी बिहू है, और जो फेस्टिवल मना रहे हैं वो भी बिहू है। ठीक है, जैसे राखी हम फेस्टिवल भी बोलते हैं और राखी बांधते भी हैं, है ना, उसी प्रकार से उन लोगों का ऐसा ही फेस्टिवल होता है। और ये पूरी तरह से कृषि आधारित होता है, मतलब हमारा जो फार्मिंग जो हमारा सेक्टर है ना, उन्हीं लोग मिलकर के मनाते हैं। और क्यों मनाया जाता है बिहू, तो एक चीज़ और देखिएगा, बिहू हमारे साल में 3 बार मनाया जाता है। क्यों? पहला, जब हम बीज को बोते हैं उस टाइम पे हम बिहू नृत्य करते हैं, एक उत्साह मनाते हैं कि अब हम बीज को बोने जा रहे हैं तो हमारी एक फसल ज़्यादा अच्छी हो। देखो बच्चों, पहले के ज़माने में क्या था, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, केवल इसलिए क्योंकि हमारे किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती, और कहा जा सकता है हमारे पास केवल एक ही ऑक्यूपेशन था पहले के ज़माने में, वो था कृषि। ठीक है, अब धीरे धीरे ऑक्यूपेशन बहुत बदल गए हैं, लेकिन पहले केवल कृषि ही था जो पेट भी पालता है और हमारे देश को भी आगे लेके जा रहा था। अब जरा सोचिए कि अगर कृषि वर्ग हमारा पिछड़ गया है, अगर कृषि वर्ग ही हमारा अच्छा नहीं है, तो हमारे देश का कैसे भूख मिटेगी,
हमारे देश में खाने के लाले पड़ जाएंगे, है कि नहीं। और आज भी कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपने ये एग्रीकल्चर सेक्टर से उसकी जीडीपी बहुत है। तो समझिए इस चीज को कि हमें हमेशा जो हमारा ये कृषि वर्ग है उन लोगों को जो है अपने खुशियों का साधन खुद ही ढूंढते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो हम लोग जा करके उन लोगों की हेल्प करते हैं? नहीं भाई, उन लोग अपना खुद ही इंजॉयमेंट का भी तरीका निकालते हैं और हर तरह से अपने आप को संपन्न बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई है, उन लोगों ने अपना जब बीज बोते हैं तो सब साथ मिलकर के खुशियों के साथ एक त्योहार मनाते हैं और नृत्य करते हैं, जो दोनों को ही बिहू कहा जाता है। ठीक, अब उसके आगे दूसरी बार कब, जब वो बीज कहते हैं अंकुरित हो जाता है, पनप जाता है, फिर उसको निकाल करके पानी में डाला जाता है, तो उसको कहते हैं रोपना। ठीक है, बीज रोपते टाइम बीज रोपण होता है। रोपणने के बाद क्या होता है, फिर थर्ड स्टेज आता है जो कि है हमारा जब फसल बन के तैयार हो जाती है और उसको काटने, धान रोपना हुआ सेकंड, और तीसरा आ जाता है हमारा जब वो फल हमारा मतलब पूरा जो वो जब कटाई का वक्त होता है बेसिकली। ठीक है, पहला आपका होता है अप्रैल के टाइम पे, दूसरा आपका एक जनवरी के में होता है बीच में, और जनवरी के बाद एक और आता है अक्टूबर के टाइम पे। तो ये 3 बार आपके बिहू नृत्य मनाए जाते हैं। और यहाँ पे जिस भी बिहू नृत्य की जिक्र है वो है अप्रैल वाला, क्योंकि वसंत की बात आई थी यहाँ पे, है कि नहीं। वसंत की छुट्टियां उन्होंने एक्सटेंड कराई थी अपने बच्चे की, तो यहाँ पे वसंत की बात हुई थी। अब चलते हैं आगे, चलिए यहाँ से अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, मतलब पार्ट 2, पार्ट 8 का पार्ट 2। चलिए, एंजेला की मां अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। देखिए जो हमारी एंजेला है ना, वो बहुत ही अच्छा उसको ऑब्जर्वर बताया गया है स्टार्टिंग से। वो बहुत चीज़ों को जल्दी अडाप्ट करती थी और समझती बहुत तेजी से थी। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को, देखिए अब उसकी मम्मी जो है वो तो बिजी रही है अपना साक्षात्कार करने में, अपने डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन वो जो थी हर एक चीज़ों को उसके लिए नई था और वो हर नई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी और अपने अंदर उस पर मतलब चर्चा करना चाहती थी, उसके बारे में जानकारियां लेना चाह रही थी। आगे उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाती हैं। देखो बच्चों, लंदन की जो लाइफ है वो बहुत ही अलग है और इंडिया की बहुत अलग है, आपको भी पता है, संस्कृति से लेकर के हर चीजों में, पढ़ाई से लेकर हर चीजों में। अब एक बच्ची जो लंदन से यहाँ आई है, वो यहाँ के कल्चर को देख करके इतनी प्रभावित हो गई है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे है, वो कैसे है, यहाँ पे इतने सारे लोग, दोनों की चीज़ों में अंतर है। विदेश में कैसा कल्चर है, कोई फेस्टिवल हुआ या मतलब कोई बेसिकली बर्थडे हुआ या कोई ओकेजन हुआ तब सब मिलते हैं, पर हमारे भारत में हर छोटी छोटी चीज़ों में फंक्शन है भाई, इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। और अब तो देखो, अब तो जैसे हमारा ये समझ लीजिए सितंबर राखी खत्म होती है, उसके बाद तो एक साथ कितने सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो हमारे ये भारत की कह सकते हैं खूबसूरती है कि हम इतने सारे फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ पे जब एंजेला आई तो वो देखी तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसको अलग अलग चीज़ें दिखी, एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, नृत्य कर रहे हैं, और केवल इतनी सी बात पे कि वसंत आ रहा है, वसंत के आगमन पे उन लोगों ने फेस्टिवल मना रहे हैं, और वो भी फार्मिंग बेस्ड लोग बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट की और उसको बहुत अच्छा लगा। आगे वो कहते हैं कि और उनकी माँ को, मतलब बेटी को, अपनी माँ पे बहुत गर्व हुआ। और देखिए गर्व क्यों हुआ, पहली बात कि उनकी माँ को, मतलब भाई देखिए, एक तो उनकी जो माँ है उनको ब्रिटिश एकेडमी ने यहाँ भेजा था, इंडिया में पूरी फंडिंग कर रही थी कि आप जाओ इंडिया में और वहाँ के कल्चर के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करो और एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ठीक, अब उनकी माँ भी जो है वो क्या करी थी, एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह सब चीज़ों को, मतलब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, वैज्ञानिक कहानीकार। इसका मतलब होता है बच्चों जो साइंटिफिक फिल्म मेकर होता है ना, वो, इसका मतलब है यहाँ साइंटिफिक से कि जो फैक्ट दिखा रहा है, कोई झूठ या काल्पनिक बातें नहीं बता रहा है, जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी चीजें हैं, वो वास्तविकता में है। अगर वो बादामी रंग देखी है तभी उसने बादामी रंग लिखा है,
समझ रहे हो? तो वो जो भी बातें बोल रही हैं वो सत्य के आधार पर, वो प्रूफ से बोल रही हैं, वो तथ्य के आधार पर ही उन्होंने पूरे फिल्मांकन किए, मतलब पूरी फिल्म बना रही हैं। और वो कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं। और जैसे जब हम कोई साइंस बेस्ड फिल्म देखते हैं ना, तो वहाँ पे देखना वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी, रोबोट वगैरह टाइप की मूवी, तो वो कैसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ दिखाएं ना, और एकदम फैक्ट बेस पे दिखाएं। उसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो उनकी माँ है वो भी हर एक चीज़ों की बारीकियों को पकड़ के, तथ्य को रखते हुए एक फिल्म बना रही हैं। ये चीज़ देख करके जो उनकी बेटी है एंजेला, उसको बहुत गर्व हुआ अपनी माँ पे। चलो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वे उत्तरी आसाम की तरह रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। देखो एक चीज याद रखना, अब यहां से आपका जो शुरू होगा वो सत्रियों के बारे में है, सत्रिया नृत्य के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है अगले दिन वे उत्तरी आसाम, अब वो कहाँ पहुंच गए, उत्तरी आसाम में। और वहां पर उन्हें सत्रों, यहाँ पे ये जो सत्रों लिखा है ना, इसका अर्थ होता है मठों। मठों क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि जैसे हर जो इंसान जिस भी धर्म को, भगवान को मानता है, तो वो उसको उस हिसाब से मंदिर उंदिर जाता है। यहाँ पे जो आसाम के लोग हैं वो भी उन लोगों का एक तरह से ध्यान लगाने वाला, या जो आश्रम टाइप का जो होता है उसको हम कहते हैं मठ, ठीक है। आसाम में और यहाँ इस इलाके में जितने भी होते हैं उनको वहाँ पे मठ बोला जाता है, ठीक है। और मठ को ही हम क्या बोलते हैं, सत्रों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना सत्रों, सत्रों अर्थात मठों। अब देखो यहाँ पे मठों का पीठ बताया है। मठ हो गया एक तो जहाँ पे मतलब जैसे आश्रम टाइप में, और उनका जो पीठ है वो कौन सा पीठ है, उसको कहते हैं सत्रों, ठीक है। वो हमारा है, ये देखिए दक्षिणापत्र सत्र, ये जो है उनका पीठ बोला जाता है, जो मतलब बहुत जो अलग अलग मठों का भी जो हेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन, किसका, सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो आसाम की एक जानी मानी लेखिका थी। अब देखो अभी तक के जो चीजें चल रही थी उसमें बेसिकली 3 लोग थे, एंजेला, उसकी माँ और उनके फादर, ठीक है। फादर का रोल नहीं ही दिखाया है। अब यहाँ पे जब वो वहां पे बिहू के बाद जब वो आगे आई, कहाँ पे आई वो, उत्तरी आसाम में, ठीक है। उत्तरी आसाम में आई तो वहां पे मठों का जो मतलब कह लो कि वहां पे जो हेड है, मठों का जो पीठ है, मेन है, वो कहाँ पे है, वो वहां पे सत्र में जा करके, ये दक्षिणापथ सत्र है वो उसका नाम, और वो वहां पे जा करके एक और लेखिका से मिली जो कि आसाम की लेखिका है, और उनका नाम क्या बताया है, रीना सेन। उनका नाम क्या बताया बच्चों, यहाँ पे देखो ये है उनका नाम, रीना सेन। अब आगे की स्टोरी में इनका भी जिक्र है, ठीक है। अब वहां पे उनका मुलाकात किससे हो गई, रीना सेन से। वहां पे गई, अब भाई देखो कोई इतना दूर प्लान करके ही आएगा ना, समझ रहा है यहाँ पे मुझे कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कौन क्या, और अच्छे से उनकी फिल्म बनानी थी, तो भाई वो ऐसे ऐसे लोगों को लाएंगी ना जो कि उनको पूरे कंप्लीट गाइड कर सके। वहां पे रीना सेन को लाती है। अब रीना सेन से हुई जो आसाम की एक जानी मानी लेखिका है। आसाम की जानी मानी लेखिका है मतलब उनको आसाम वाले भी जानते हैं और आसाम के बारे में भी उनको बहुत कुछ पता होगा, है कि नहीं। तो वो जहां जाएंगी तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी, है बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बेटी थी, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी। अब देखो क्या हुआ, जनरली हमारे भारत का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, हम अनजानों को भी अपना अतिथि बना लेते हैं, और अतिथि देवो भव, हम लोग इस वाले परंपरा पे चलने वाले लोग हैं। तो जनरली क्या हुआ, रीना सेन जो है वो आसाम की एक बहुत अच्छी जानी मानी लेखिका हैं। उन्होंने क्या किया, जब वो मिली इनसे, किनसे, एलेसेंड्रा से, तो उन्होंने उसको अपने घर पे ही रोका। उन्होंने कहा तुम ये मेरे घर पे ही आप रुकिए। और जब वो घर पे गई तो उन्होंने देखा कि जो रीना आंटी है उनकी भी एक बेटी है, और यहाँ पे उनकी बेटी का क्या नाम है, अनु, और यहाँ पे एंजेला, और दोनों एंजेला और अनु दोनों की उम्र कितनी थी, 10 साल थी।
तो जनरली होता नहीं है कि अगर मान लो कि आप अपने मम्मी के साथ किसी मतलब नए दोस्त से मम्मी के मिलने गए हो, ठीक है, तो मम्मी भी जो है, मान लो आपकी मम्मी है और उनकी जो फ्रेंड है उनसे आप मिले, तो आपने देखा कि उनकी भी एक बच्चा है जो कि आप ही की उम्र का है, तो आप लोग आपस में बात करने लगते हैं ना, ठीक है मम्मी तो चलो ठीक है, उन लोग की बातें हो रही हैं और अब हम लोग की भी बातें शुरू हो जाती। तो अब यहाँ पे वही सीन हुआ है, अनु और एंजेला क्या है, दोस्त बन गए। अब यहाँ से और दोनों ने मतलब दोस्त बन गए, एक दूसरे को देखा, तुरंत उनकी बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि दोनों की उम्र 10 साल थी और दोनों में अब बातचीत करना शुरू हो गई। अब देखो बात किस भाषा में शुरू हुई है, अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि एंजेला को आसाम नहीं आती थी, ठीक है, और दोनों में आसाम और हिंदी दोनों ही नहीं आती होगी, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। इंग्लिश एक कॉमन ऐसा कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो इसीलिए ताकि एक लोग दूसरे लोगों से आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाए। हालांकि हमारी हिंदी भी किसी से कम नहीं है, चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। आगे अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। क्या? असमिया शब्द सिखाए। क्या किया? अनु ने एंजेला को असमिया शब्द, असमिया मतलब आसाम की भाषा, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो, वैसे कुछ शब्द सिखाए। होता नहीं है कि जैसे मान लो आपके स्कूल में ही आप जहाँ पे हो वहाँ पे कोई गुजराती होगा, कोई मराठी होगा, तो होता नहीं आप लोग बात करते करते बोलते हो भाऊ, अब मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई को भाऊ बोलते हैं मराठी में, फिर केम छो, अलग अलग भाषा हम लोग थोड़े थोड़े वर्ड सीखते हैं, अच्छा लगता है, बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इन दोनों बच्चों में भी हो रहा था, ठीक है। अब उन्होंने उनको थोड़े बहुत शब्द सिखा दिए। अब एंजेला ने अनु के खिलौने, देखो एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। एंजेला को सबसे अच्छा क्या लगा? उसके खिलौने। और वो खिलौने कैसे थे और खिलौनों में अच्छे लगने वाली क्या बात थी भैया? थी, देखो पहली बात तो एंजेला को छोटी बच्ची है तो वो खिलौनों से अट्रैक्ट होगी, और स्टार्टिंग में ही उसने लिखा हुआ था कि उसको गेम्स खेलने का बहुत शौक था, है ना। अब तीसरी बात, वो खिलौने देखो क्यों अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। वो खिलौने अलग तरह के थे। कैसे खिलौने थे? गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बना घर। वो कौन कौन से खिलौने थे? एक तो गुड़िया थी, फिर लकड़ियों के खिलौने। आप देखना आसाम में या उधर साइड, अब तो खैर पूरे भारत में ही है, एक्सपोर्ट के दिनों में भाई क्या हुआ है, बहुत तरह के लकड़ियों के खिलौने आते हैं, लकड़ियों के चूल्हा चौकी, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग छोटे छोटे खिलौने बनते हैं, वो सब लकड़ियों से बनते हैं, जो सजाने में भी अच्छे लगते हैं और खेलने में भी अच्छे लगते हैं। तो एंजेला के लिए ये चीज़ें बिल्कुल अलग थीं। वो लंदन की परवरिश में पड़ी बड़ी थी, उसने इस तरह की चीज़ें कभी देखी ही नहीं। और यहाँ के जब उसने देखा नारियल से बना घर, नारियल के जो कहते हैं ना कि ये नारियल की जटा, जो जटा होती है उससे बना वो जो घर है, तो वो सब देख के वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गई। उसको समझ में आया, अरे बाप रे, ये सब भी खिलौने हो सकते हैं क्या? उन लोगों का खिलौना कैसा होता है मोबाइल में, जो आजकल आप लोगों का हो गया है, उसी तरह के। तो ये सब भी जो खिलौने थे हमारे, वो जो अब कहीं ना कहीं पीछे लुप्त हो रहे हैं, ये सब खिलौने देख करके एंजेला बहुत खुश हुई और उसको बहुत अच्छा लगा। आगे, जटा से बना घर, कितने अनोखे खिलौने एंजेला के मुंह से मतलब निकला ना कि भाई कितने अनोखे खिलौने, अलग से खिलौने हैं। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उसे कूदफांद और लड़ाई का कोई अंत, उस कूदफांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। देखो यहाँ पे पूरी तरह से इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, उसके लोगों के खेल के जिक्र है। अब वो उसको जब एंजेला ने, अब ऐसा सपोज करो, मान लो तुम हो, छोटे से हो, मतलब क्लास 6 के हो, तुम्हारी मम्मी के कोई फ्रेंड हैं, वो आई हैं घर पे, वो अपने भी बेटे अब या बेटी को लेके आई हैं। अब जब तुम आओगे तो होता है ना, ये देखो मेरे पास ये है, ये खिलौना है, ये सारी चीजें, तो आप उनको दिखाते हो ना। वही काम यहाँ पे अनु कर रही थी। अनु ने कहा देखो मेरे पास ये सब खिलौने, और अब वो जो लड़की या लड़का जो आया है, आपका मौसी का बेटा, वो पहली बार इस तरह के खिलौने देख रहा है। वो कहा वाह, ऐसे भी खिलौने हो सकते हैं। ठीक है, अब तो आप जब आप देखते हो ना कि सामने वाला उस पर इंटरेस्ट ले रहा है कि वाह तुम्हारे पास ये वाला बॉक्स है यार, ये तो बहुत सुंदर है, तो वो और आप उसको और अच्छे से दिखाते हो, ये देखो ये पेंसिल भी है, ये देखो ये भी अलग सा है। बस उसी प्रकार अनु भी एक्साइटेड होकर अपने सारे उसको खिलौने दिखाई। फिर दोनों के बीच में
दोस्ती हो गई थी। अब दोस्ती होने के बाद उन लोगों के बीच खेल होने लगा। और फिर बता रहे हैं कि अनु का जो फेवरेट खिलौना है वो कौन सा है, लकड़ी के बने तीर और कमान। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम भाई मेरे बचपन में तो मैंने बहुत किया है, जब हमारा दशहरा का मेला होता था ना, तो वहां पे पापा और मुझे हमें हमेशा तीर धनुष दिला देते थे, तलवार बनती थी और उस पे वो फॉइल सिल्वर कलर का लगता था, तो उसको लेके ऐसा लगता था कि भाई साक्षात राम हम ही बन चुके हैं। तो यहाँ पे भी अनु को भी ये खेल खेलने में बहुत मजा आता था। एक चीज और गौर करना, यहाँ पे अनु और एंजेला दोनों को ही ऐसे गेम खेलने में मजा आ रहा था जिसमें वो रोल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रावण का रोल किया एंजेला ने, और राम बन गई हमारी अनु। ठीक है, तो दोनों के बीच में वो लड़ाई हो रही थी, हंसी मजाक खेल हो रहा था, रावण की तरह डायलॉग बाजी हो रही थी। तो ये वही बता रहे कि इन दोनों के जो खेल और जो कूद फांद हो रही थी, इसका कोई अंत नहीं था। इसी प्रकार जब आप लोग, जैसे मैंने बताया था ना, आप लोग भी जिस तरह खेलते रहते हो, तो जब आपको आपके लेवल का पार्टनर मिल जाता है तो आपको मजा आता है। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो। हालांकि ये चीजें आपको अभी तक क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। और देखो पार्ट बड़ा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम ये पूरा कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रही युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। अब क्या हुआ, वो वहां चले गए, कहां पे, वैष्णव मठ। कहां, वैष्णव मठ। और वहां के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का उन्होंने फिल्मांकन किया। क्या किया, वहां पे जाकर के जो वहां पे युवा साधु लोग थे, उन लोग वहां पे उन लोग नृत्य कर रहे थे और उनका उन्होंने फिल्मांकन किया, मतलब उनको पूरा शूट किया। ठीक है, उनके हर एक चीजों का, मतलब वो कैसे नृत्य कर रहे हैं, वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या क्या बारीकियां दिखा रहे हैं, उन सब चीजों का। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। देखो बच्चों, यहाँ पे जाकर के अब क्या हुआ, अगले दिन मम्मी जो है उसकी, एंजेला की, वो गई और वैष्णव मठ में गई। वहां पे उन्होंने देखा जो वहां के उस मठ के जो साधु थे, जो उन लोग ना नृत्य कर रहे थे, और वो जो नृत्य कर रहे थे, जो डांस कर रहे थे, वो क्या है, वो सत्रिया नृत्य था। ठीक है, सत्रों में होने वाला वो जो नृत्य है वो सत्रिया नृत्य कहलाता है, जो कि युवा साधु लोग कर रहे थे। अब उनकी मम्मी ने पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब वो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तो जो दोनों बच्चे थे, कौन, अनु और एंजेला, जो दोनों को ही ऐसे गेम खेलने में बहुत मजा आता था, जो वो देख रहे हैं और उसको वो एक्टिंग करते थे। अब वो जो है उन दोनों छोटे छोटे बच्चे ये चीजें देख के बहुत आश्चर्य हुए कि लोग कितने अच्छे से नृत्य कर रहे हैं। जो सत्रिया नृत्य था वो बेसिकली एक स्टोरी के ऊपर किया जाता है जनरली। ठीक है, आप देखना इसके बारे में, बहुत ही प्यारा नृत्य होता है और ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, बिहू तो चलो हमारा कृषि वर्ग है, उन लोग कर लेते हैं, लेकिन सत्रिया जो है ये वहाँ का कह सकते हैं पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, लोग यहाँ पे जो है, अब ये जो साधु लोग हैं उन लोग ये नृत्य कर रहे थे। कौन सा नृत्य, ये हमारा सत्रिया नृत्य मठों के अंदर हो रहा था, वो उसका फिल्मांकन की। अब उसके बाद जो दोनों बच्चे थे वो ये सोच रहे थे, क्योंकि वहां उनको हर तरह जेंट्स दिख रहे थे, तो वो ये सोचे कि क्या ये जो नृत्य है केवल जेंट्स लोग करते हैं, लेडीज नहीं करती क्या। और काश मौका मिलता तो इन दोनों बच्चियों भी वहां जाकर के नृत्य करने लगती। सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए नहीं, एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह नृत्य कर सकते। और यहाँ पे एक और वर्ड है छद्म युद्ध। देखो छद्म युद्ध क्या होता है इसको समझना। छद्म युद्ध कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। जैसे मान लो आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, चेस या लूडो का मैच चल रहा है, आप बैठे हो जीतने वाले हो, आपको लग रहा है बस अब तो मैं जीत के बहुत करीब हूँ, और आपके सामने आपका भाई या बहन बैठी है, वो उसकी चाल है, वो सोच रही है आपको कैसे हराऊं। ठीक है, इतने में आपकी मम्मी आई और आपके भाई या बहन की मदद कर दी, देखो इसको ऐसे चल दो तो सही रहेगा। अब वो चाल चल दी और उसके कारण अब आप हार रहे हो। तो यहाँ पे जो आपकी मम्मी है वो दोनों खेल तो नहीं रही हैं, लेकिन उसने किसी की मदद करके, आपकी बहन की मदद करके आपको हरा दिया एक बात पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से दो प्रतिभागी के बीच आकर के एक वॉर करता है वो होता है छद्म युद्ध। समझ में आया।
तो यहाँ पे जो मतलब हमें समझ में आया कि क्षत्रिय जो नृत्य है उसमें 3 चीजें। क्षत्रिय नृत्य में पहला चीज है क्या बताया कि वहां पे गाने का भी उसमें है, जेंट्स लोग गा रहे हैं और उसमें नृत्य करे, डांस है, और वो छद्म युद्ध की तरह मतलब एक नाट्य शैली में वो पूरे नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कौन कर रहे हैं? हमारे युवा साधु। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे। हाँ, माँ ने एंजेला को बताया 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसा साधुओं को मठ से देखो यहाँ पे पहले इसको समझो क्या हुआ। उसके बाद अभी तक उन्होंने बताया ना, उसके मन में क्वेश्चन चल रहा था कि क्या ये नृत्य है केवल जेंट्स करते हैं, उसका यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है कि कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु लोग जो थे उन लोग मठ के बाहर निकले और उनको लगा नहीं, ये जो क्षत्रिय नृत्य है इसको आगे जीवित रखने के लिए हमें जेंट्स के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सिखाना चाहिए। तो उन लोग बाहर निकल करके सभी को ये नृत्य सिखाने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शुरू में ऐसे साधुओं को मठ से निकाल दिया गया, जो ऐसा काम कर रहे थे ऐसे साधुओं को मठ से मतलब उसके आश्रम से उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात मां महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। उन्होंने बताया कि पहले ऐसा होता था कि जब वो कर रहे थे मतलब जो साधु लोग थे वो बाहर निकल के पुरुष और महिला दोनों को युद्ध कराने लगे, लेकिन पहले तो जो वो सिखा रहे थे ना उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। क्या होता है ना लाइफ में जब हम कुछ एक नया रेवोल्यूशन लाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आते हैं कि हम लोग को रोकना पड़ता है और मतलब कि उनको बहुत सारी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ जब वो इतनी सारी समस्या उनको फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सोच कैसी थी, वो ऑर्थोडॉक्स वाली थी, नहीं लड़कियां नहीं सीखेंगी और जो साधु लोग अंदर है वही करेंगे। तो फिर धीरे 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 स्टार्टिंग में उन साधुओं को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, ये चीजें बहुत आम हो गई। और आज जो है हमारे जो इस कल्चर में, आसाम के कल्चर में महिलाएं भी क्या कर रही हैं, क्षत्रिय नृत्य कर रही हैं। और उनकी जो माँ थी मतलब एंजेला की माँ उस रात को क्या कर रही थी, क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का साक्षात्कार और उनका फिल्मांकन करने ही जा रही थी। वहां जाकर के जितने भी हमारे फीमेल जो ये क्षत्रिय डांसर हैं उन लोगों का वो शूट करने जा रही थी। आगे देखते हैं अब क्या होता है। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। अब वो भी बच्ची है, उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब जो रीना आंटी है उनसे रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज जो अनु है उसको भी मम्मी के साथ और मेरे साथ आने दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आंटी ने स्वीकृति दे दी। आंटी ने भी कहा ठीक है। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय की कहानी थी। किसकी कहानी थी? जय और विजय की कहानी थी। और ये कौन थे? विष्णु भगवान के दो द्वारपाल थे। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो लिखा है नृत्य और नाटक, मतलब क्षत्रिय नृत्य जो है उसमें क्या है, नृत्य तो है ही पर वो नाटक शैली में हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे उन्होंने हमें यही बात बताई है कि जो क्षत्रिय नृत्य है वो आपका नाटक शैली में हो रहा है। और वो बहुत ही कमाल का अभिनय कर रही थी। किसका? जय और विजय का। वो कौन थे? विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। चलो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, विष्णु भगवान से मिलने के लिए बहुत सारे ऋषि लोग आए। अब जब ऋषि मुनि आए तो उनके जो द्वारपाल थे, कौन? जय और विजय, उन्होंने उनको रोक दिया और उनको उनसे नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? आगे देखते हैं। क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था बच्चों? भगवान विष्णु जो थे वो सो रहे थे और इसीलिए जो उनके द्वारपाल हैं उन्होंने ऋषियों से उनको नहीं मिलने दिया। ये ड्यूटी किसकी है? द्वारपाल की। तो भाई वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ,
वे ऋषि नाराज हो गए। जब भगवान विष्णु से उनको नहीं मिलने दिया गया तो ऋषि इसको अपना कह सकते हैं कि इसको अपना कह सकते हैं वो अपनी आत्मसम्मान पे बात ले लिए कि आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, फिर इस बात को वो लेके वो नाराज हो गए कि मुझे तो भगवान विष्णु से मिलना है, पर द्वारपालों ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलने दे सकता क्योंकि वो आराम कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, उन्होंने जय और विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। ऋषियों ने क्या किया, जय और विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। और फिर क्या हुआ, जब भगवान विष्णु की जब नींद खुलती है तो वहां पे अपने द्वारपालों को बचाने के लिए विष्णु भगवान को आना पड़ता है। उन्होंने वचन दिया, किसने, भगवान विष्णु ने वचन दिया कि यहाँ पे किया एक्स्ट्रा लिखा है, इसको कर दो, चलो, वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। देखो, इन्होंने ये एक स्टोरी दी हुई है, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, इसमें थोड़ा बहुत मतलब बहुत संक्षिप्त में दिया गया है आपको। मैं जय और विजय की आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताती हूँ। क्या होता है बच्चों, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है श्रीधर। अब श्रीधर के जो है 2 पुत्र थे, कौन, जय और विजय, ठीक है। और दोनों बच्चों के थे छोटे छोटे, तो थोड़ा चंचल थे और मतलब चप्पल थे, थोड़ा इधर उधर शैतानियां करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सनकादिक ऋषि का वस्त्र चुरा लिया। वो नहा रहे थे और बच्चों ने क्या किया, उनका वस्त्र चुरा लिया। जब सनकादिक ऋषि को पता चला तो उन्होंने दोनों बच्चों को बैठाया और बोला कि भगवान विष्णु की तपस्या करो। और उन्होंने उनको 12 अक्षर का एक श्लोक दिया, वो जो नहीं है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर है। और ये श्लोक उन्होंने जय और विजय को दिया और बोला इसकी तपस्या करो। जो जय और विजय थे उन दोनों ने उसकी घोर तपस्या की और बहुत मेहनत किया। भगवान विष्णु ने क्या किया, उनको प्रसन्न होके बैकुंठ का, जहां वो रहते हैं, अपना द्वारपाल बना दिया। अब जय और विजय क्या थे, वो द्वारपाल बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सनकादिक ऋषि ही आते हैं विष्णु भगवान से मिलने, और उनके साथ हो सकता है कई बार और भी ऋषि लोग आए होंगे यहाँ पे जो जैसा वर्णन था। तो जब वो आते हैं भगवान विष्णु से मिलने, तो क्योंकि वो द्वारपाल है, उनका धर्म क्या है, उनका जो कार्य उनको सौंपा गया है वो उनको उनसे नहीं मिलने दे सकते क्योंकि भगवान विष्णु सो रहे थे। उसके बाद ऋषि लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया जय और विजय को कि तुम असुर बन जाओ। अब उनको इस श्राप से मुक्त करने के लिए कि वो असुर बहुत टाइम तक नहीं बने रहे हमेशा, भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा जिससे तुम असुर बनने के, जो हमेशा असुर बन के नहीं रहोगे और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये स्टोरी शायद आप लोगों को नहीं पता या हो सकता है पता हो, पर मैग्नेट ब्रेन्स की ड्यूटी है भाई, ये चैप्टर में नहीं लिखा है लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम आपको पूर्ण नॉलेज दें, पूर्ण ज्ञान दें, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि धरती पे मैं अवतार लूंगा, और अवतार लेकर के उन्होंने जय और विजय को अपने अलग अलग रूप में मारा। अगर आपको पता हो तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 इन लोग थे ना, ये जय और विजय थे और इनको नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान ने मारा था। अगर आपको ये बात नहीं पता तो ये चीज जान लीजिए, ठीक है। नरसिंह अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, और जो 2 राक्षस थे, कौन सा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिसको हम लोग हिरण्यकश्यप भी कहते हैं, उन दोनों को मारा था, वध किया था किसने, नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान ने, ठीक। फिर दोबारा कौन सा, जब हमारा त्रेता युग आया, ठीक है, त्रेता युग में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रावण और कुंभकर्ण कोई और नहीं, वो साक्षात जय और विजय थे। और उनको किसने मारा, राम अवतार लेके विष्णु भगवान ने दोबारा। और फिर तीसरी बार जो था द्वापर युग, वहां पे 2 लोग थे, आपको पता है 2 लोगों का नाम वहां पे लिया जाता है, एक है हमारा शिशुपाल और दूसरा दंत्रवक्र। ये दोनों भी जय और विजय ही थे जिनको विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार में मारा, ठीक है। तो ऐसे 3 बार उनका वध किया, जिससे वो शाप, ये जो उनको श्राप मिला था उससे मुक्त हो गए और वो फिर से, वो अब असुर नहीं रहे और वो फिर से द्वारपाल बन गए। ये थी पूरे जय और विजय की पूरी संपूर्ण जो स्टोरी है, कथा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, लेकिन इसको इन्होंने शॉर्ट तरीके से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में है ना, बाद में जय और विजय
दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। अब इसी चीज को सत्रिया नृत्य में बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है नृत्य के शैली में। यहाँ तक आपको क्लियर है? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये पार्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? आपको पता है आपके ये लाइक्स एक मोटिवेशन देते हैं और हमें किस कार मतलब आपके जो कमेंट्स हैं हमें ये भी बताते हैं कि हमें आगे के जो वीडियोस लाने हैं वो किस डायरेक्शन में लाने हैं। चलिए, एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्पी लगी और यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है जया मेहता जी ने, लेकिन जब एंजेला थी वो जब ये चीज सामने से देख रही थी नाटक के फॉर्म में तो उसको ये कहानी बहुत दिलचस्पी लगी और बहुत अच्छी लगी, ठीक है? क्षत्रिय महिलाएं नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। वो तारीफ करें कि जिस तरीके के से मतलब जो वहाँ पे नृत्य कर रही जो हमारी क्षत्रिय नृत्यांगनाएं हैं वो जिस तरीके से अपने बल के साथ, शक्ति के साथ और आकर्षण तरीके से ये जो प्रस्तुत कर रही थी वो बहुत ही अद्भुत था, वो बहुत ही अच्छा था, वो एप्रिसिएशन के लायक था। आगे एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। बच्चों देखो यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने कितनी अच्छी बात मतलब उन्होंने एक चीज यहाँ पे व्यक्त कहा है कि देखो एक टाइम ऐसा था कि जब हम लोग महिलाओं को सिखा नहीं रहे थे, क्षत्रिय नृत्य नहीं सिखाया जा रहा था और जो सिखा रहा था उसको मठ से ही बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। लेकिन आज का जो वक्त है वो ऐसा है कि महिलाओं को सिखाया गया और सिखाने के बाद वो आज जो महिलाएं प्रस्तुतिकरण कर रही हैं वो उनका पुरुषों से भी ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है और हमारे छोरियों को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है? जो ये लाइन है ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, यहाँ पे उन्होंने वही चीज प्रूव कर दी है कि हमारे जो कलाकार हैं, महिला कलाकार, उन्होंने और अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये क्षत्रिय नृत्य जो है बेसिकली आपको कैसा कर रहा है, पूरे नाटक फॉर्म में, स्टोरी को नाटक के फॉर्म में प्रस्तुत किया है डांस करते हुए, ठीक है? आगे इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये देखा और देखने के बाद क्या हुआ, जब ये जो हमारी एंजेला है और अनु दोनों ने ये देख के बहुत खुश हुए और ये जो नृत्य था ना, ये जो कथा थी, स्टोरी थी, ये उसके दिल पर एक छाप छोड़ गई थी। बहुत दिनों तक वो उसी के बारे में सोच रहे थे। याद रखना बच्चों, बिहू जो है हमारा लोक नृत्य है और लेकिन जो क्षत्रिय है वो हमारा शास्त्रीय नृत्य है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है? अब जैसे अब आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग कोई एक चीज़ देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उस चीज़ की जो इमेज है, मान लो स्त्री 2 देखा या फिर कोई और ऐसी मूवी देखा आपने जो कि अलग हो, अब उसको जब आप देखोगे ना तो उसकी जो इमेज है ना वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। वो जो है आपके वो ऐसा हुआ था, ऐसे कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेगी। यही यहाँ पे सेम चीज़ हुआ था किसके साथ, अनु और एंजेला के साथ। एंजेला ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलिसेंड्रा बच्चों के इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। जब उन्होंने देखा, देखो अब एलेक्जेंड्रा है वो तो माँ है, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं एंजेला और अनु दोनों ने क्या किया, नाटक का उनको स्टार्टिंग से शौक था, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, अभी तक जो राम और रावण बन रहे थे अब वो जय और विजय की तरह हथियार बना लिया और उन लोग उसका जो उन्होंने देखा था उसका नाटक करने लगे। जब एंजेला की माँ ने ये सब चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि काम करती हूँ, जब अभी मुझे जाना ही है उन लोगों का साक्षात्कार मतलब सामने रह के जिसका हम बात कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू लेने जाना है, तो हम इन दोनों बच्चों को भी ले जाते हैं, ठीक है? तो वहां पे होने वाले साक्षात्कार में लेकर गई। अब वो उन दोनों बच्चों को लेकर के गई। आगे क्या होता है, एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। अब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्हें पता चला क्या क्या दो नाम दिए थे, प्रिया और रीता, ठीक है?
वे लड़कियों को सत्रियां और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। जो रीता थी और प्रिया थी वो क्या कर रही थी, एंजेला और अनु को बिहू और सत्रिया नृत्य की कुछ बारीकियां सिखा रही थी। कहते ना कोई चीज अगर अच्छी आती तो देखो ऐसे डांस करो, ये करो, ऐसे ऐसे एक्शन। तो ये जो एक्शन है उन बच्चियों को सिखा रही थी। आगे मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह आसाम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगी सत्रियां और आनंदित करने वाला बिहू। देखो अब क्या हुआ, वो जब इंटरव्यू में जा रही थी तो वो क्या किया, अपने मतलब जो मम्मी थी एंजेला और अनु को साथ ले गई और उनसे मिलवाई। अब ऐसा समझो कि आपके स्कूल में कोई मैम है, वो अगर आती है क्लास में और उनका कोई बच्चा आता है तो आप लोग उनसे दोस्ती करने लगते हो ना, मेरे पास बैठ जाओ, भले वो बच्चा आपसे बहुत ही छोटा हो, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास टॉफी है मैं दे देती हूँ, बात करने लगती हूँ। वैसे ही यहाँ पे जो रीता और प्रिया थी वो उनकी जो एंजेला की माँ है वो आई थी अलेक्जेंड्रा इंटरव्यू लेने, ठीक है। तो इंटरव्यू लेने के बाद वो अपने साथ दोनों बच्चियों को भी ले गई थी। तो जो वहाँ की कलाकार थी, जो वहाँ की स्त्रियां थी जो ऑलरेडी नृत्य करती हैं, वो उन लोगों से बात करने लगी और उनको मुद्राएं सिखाने लगी कि इसको ऐसे करो। बारीकियां सिखा रही थी बिहू की और सत्रियां, मतलब शास्त्रीय नृत्य की और आपके लोक नृत्य की, दोनों की, ठीक है, दोनों ही डांस को, कि वो बारीकियां थोड़ा बहुत उनको सिखाई। अब जब बच्चों ने सीख लिया तुरंत ही, अब जब सीखा तो फिर वो इतना एक्साइटेड थी एंजेला, अब वो ही चीजों को याद कर रही थी और खाना खाते टाइम, चलते फिरते हर टाइम वो वही डांस के चीजों को याद करते हुए कर भी रही थी, एंजॉय करते हुए रह रही थी, ठीक है। और ये जो आसाम की ये जो दोनों नृत्य हैं, इसकी जो छाप थी वो एंजेला के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रही थी। वो जब लंदन वापस चली जाती है फिर भी उसके पास आसाम की ये जो समृद्ध परंपरा है और संस्कृति है उसकी एक अच्छी खासी यादें उनके पास रहती हैं। बहुत कुछ एंजेला सीख के गई थी आसाम के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो हमारी संस्कृति है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और वो वक्त रहते रहते क्या करती थी, अपनी मम्मी की जो रिकॉर्डिंग वो करती थी, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको बार बार वो देखती भी थी, और तो ताकि उसको ना, जैसे होता है ना हम अपनी पुरानी फोटोज देखते हैं तो हमको वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती हैं। एंजेला भी वैसा ही करके उन्हीं फोटोज में से, तस्वीर रिकॉर्डिंग में से वो खुशी को फिर से ढूंढती थी। और फिर लास्ट में ये लाइन कहते हैं कि रंग बिरंगा सत्रिया। रंग बिरंगा सत्रिया मतलब क्यों? क्योंकि देखो भाई, सत्रिया में रंग बिरंगे हर तरह की चीजें हैं, नृत्य भी है, साथ ही साथ उसमें एक तरह से नाट्य भी है, नाटक भी शैली में भी अपनी कहानी को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो वो रंग बिरंगे सत्रियों और आनंदित करने वाला बिहू। आनंदित करने वाला मतलब भाई जो बिहू है वो हमारा फेस्टिवल ही ऐसा है कि वो फार्मिंग टाइप का है, कृषि आधारित है, तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है, मतलब वहाँ पे आनंद वाला फीलिंग ज़्यादा होती है। और सत्रिया और में कैसा है, ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको जब वो देखते हैं तो एक मतलब कहते हैं ना कि एक गूज़बम्स आ जाते हैं, तो वो हमारा शास्त्रीय नृत्य में था जो कि है हमारा सत्रिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ पे देखो दो चीज़ें अलग रखना, सत्रियां, नोट्स बनाना, नोट्स कैसे बनाना, एक तरफ सत्रियां लिखना, एक तरफ बिहू लिखना, दोनों की अलग अलग चीजें। सबसे पहले हेडिंग यही लिखना कि लोक नृत्य है हमारा बिहू और शास्त्रीय नृत्य है हमारा सत्रियां, ठीक। एक में नाट्य शैली में हम अपने नृत्य करते हैं और एक में मतलब आनंदित करने नॉर्मल नृत्य करते हैं। इस तरीके से डिफरेंस करते चलना दोनों चीज़ों में, एक कृषि आधारित है और एक ये स्टोरी बेस्ड है, मतलब अलग अलग चीज़ें जो आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, खुद से पॉइंट्स बनाओ, उसको लिखो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ आपने ये सब चीज़ें बना ली, तुरंत फिर आपको इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, बाकी तो केवल ऊपर ऊपर की स्टोरी है। मेन जो इसमें जो पॉइंट्स दिया है आसाम के कल्चर के बारे में, उसको जान लो, समझ लो और फिर अपने आप लिख लो। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब उसकी माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए आसामी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। अब देखो यहाँ पे भाई जिक्र हुआ है उनके पापा का एक जगह। यहाँ पे क्या हुआ, जब माँ ने देख लिया कि उनके बेटी का इस डांस में बहुत ही एक रुचि बढ़ गई है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो भाई माँ ने क्या किया, एक योजना बनाई पापा के साथ मिलकर के आसाम के नृत्य को लेकर के कुछ। अब वो योजना क्या है, आइए देखते हैं।
एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। क्या किया एंजेला की माँ ने, जो हमारी एंजेला की जो माँ है, उन्होंने देखा कि एंजेला की बहुत इंटरेस्ट है, तो वो पापा के साथ मिलके एंजेला की रिकॉर्डिंग की, यही नृत्य करते हुए कि वो डांस करी, और उन्होंने उसको रिकॉर्डिंग किया और वो रिकॉर्डिंग वो अपने स्कूल में दिखाती हैं। ठीक है, क्या यहाँ लिखा है ना कि रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया, वो अपनी कक्षा में दिखाती है कि देखो माँ, मतलब एंजेला की माँ ने, कि देखो ये रिकॉर्डिंग है, मेरी बेटी ने किया है। वो इस तरह से, एक तरह से वहां पे पब्लिसिटी कर रही है अपने स्कूल में। ठीक है, उसने प्रेजेंट किया। पब्लिसिटी कहने का गलत शब्द यूज हो जाएगा, मतलब उन्होंने अपना दिखाया कि वो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, पब्लिसिटी गलत होगा, प्रस्तुतिकरण करें वहां पे। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। क्या हुआ, वो जो उनके सहपाठी थी, मतलब साथ पढ़ने वाले, और शिक्षकों मतलब जो उनको पढ़ाने वाले, दोनों को ये नृत्य बहुत पसंद आया। ये उनको जो एक अलग सा कल्चर है वो बहुत ही अच्छा लगा। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह आसाम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। और एंजेला क्यों खुश थी, क्योंकि उन्होंने जो आसाम के खूबसूरत जो नृत्य है उसकी झलक उन्होंने अपने देश में जा करके अपने दोस्तों को और अपने शिक्षकों को दिखाया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही, यहाँ से बच्चों देखना, एक यहाँ से एक थोड़ा सा अलग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉरल दे रहा है पूरे, क्योंकि ये कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ पे अब एंडिंग है निबंध की, मतलब ये कंक्लूजन वाला जो पॉइंट है वो है, तो बहुत ही ध्यान देना। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप लोग भी मम्मी की तरह, पापा की तरह बनने की कोशिश करते हो, उनके कामों को अप्रिशिएशन करते हो। अभी तक आप लोग चाहते हो ना कि बड़े हो जाओ जल्दी से, ताकि आप पैसा कमाओ मम्मी की तरह, पापा की तरह। तो यहाँ पे भी अब एंजेला जो है, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, वापस गई, ऐसे समझो वापस वो लंदन आई तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज थी। उसके माँ ने दे, और वो बहुत ही हर टाइम पे क्या करी थी, वो डांस ही कर रही थी अपना, खाते पीते घूमते घामते, जैसे होते ना चलते, तो वो नॉर्मल ना चलते हुए वो नृत्य करते हुए चल रही थी। अब उसकी माँ ने जब ये इंटरेस्ट देखा तो उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग बनाई, और रिकॉर्डिंग बना के उसको अपने क्लास में प्रेजेंट किया। जब प्रेजेंट किया तो लोगों ने उसकी बहुत वाहवाही की कि बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत ही अलग सा डांस है, वहाँ के लोगों ने तो देखा नहीं था ये चीज़। तो जब ये सब उसको एप्रिसिएशन मिला तो उसको बहुत खुशी हुई, और फिर उसको ये समझ में आया कि वहाँ पे जैसे उसने काम किया, प्रस्तुति की, और उसको प्रसन्नता मिली, उसी प्रकार माँ को भी हर बार ऐसा ही अच्छा लगता होगा जब माँ कोई फिल्म बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं और प्रेजेंट करती हैं, तो उनको भी वैसे ही अच्छा लगता होगा जैसे अभी एंजेला को अच्छा लग रहा था तारीफें सुनकर कि वो बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, यहाँ पे वो यही बात कह रही है। अब मतलब एंजेला बड़ी हो रही है, वहां पे वो खुद को दिखा रही है कि अब वो बड़ी हो रही है, कि जैसे माँ को अच्छा लगता है अपना काम करके, वैसे ही मुझे भी अच्छा लग रहा है, मतलब माँ ने एक काम किया, मैंने भी एक काम किया। ठीक है, आगे अब एंजेला के पास अपने लिए आसाम के नृत्य, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। अब भाई उसको जरूरत नहीं थी कि वो अब कोई और अलग अलग जगह घूमे और नाटक करे या गेम खेले जैसे करती थी। अब तो भाई उसके जो जीवन में था, क्यों, क्योंकि उसको वहां से लगाव हुआ। जहां लगाव होता है वहां पे अगर आपको एप्रिसिएशन मिल जाए, अगर आपको वहां पे उत्साहित कर दिया जाए, तो आप उस फील्ड में और आगे जाने का सोचते हो। यहाँ पे एंजेला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसको इंटरेस्ट आया बिहू और सत्रिया नृत्य में, जहां उसको आया, माँ ने उसको अप्रिशिएट किया, फिर जब उन्होंने दिखाया तो क्लास वालों ने उसको अप्रिशिएट किया, और फिर धीरे धीरे अब उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, अब उसके पास अपना खुद का कंटेंट था खेलने के लिए। अब उसके पास तरह तरह के नृत्य थे, कहानियां थी जिसपे वो डांस कर सकती थी। और यहाँ पे अब जो है जया मेहता जी पूरी स्टोरी को एंड करती हैं कि अब उसके पास खुद का मनोरंजन था। स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि वो उसके पास मतलब बहुत सारा भाई बहन नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि वो मतलब तरह तरह की चीज़ों में उलझी रहती थी, वो खेलना उसको पसंद था, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। लेकिन अब वो अपने करियर से जुड़ गई है, मतलब अब वो अपने लक्ष्य की ओर और बढ़ रही है और अपने आप को तराश रही है, मतलब अपने आप को और बेहतर बना रही है अलग अलग स्किल सीख के। तो भैया ये तो थी
जया मेहता की लिखित लिखित ये निबंध, और इसको अनुवादक कौन है इसके, शिवेंद्र कुमार सिंह जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये चैप्टर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज कवर करा रही है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर के परेशान नहीं होना है। और हिंदी को लेकर के भाई मैं आपकी आद्या मैम ऑलरेडी हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपके पूरे कोर्स को बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करूँ और आपके तमाम जो भी आपके डाउट्स हों उसको पूर्णतः उस पर पूर्ण विराम लगाऊं। तो अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ अवेलेबल हैं, देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी भाई मोबाइल में डाउनलोड करके रखो, आप ही को फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ पढ़नी हो ना तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, है कि नहीं। और आप चाहो तो हम लोगों के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई मिलते हैं फिर हम आपसे अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आपकी हिंदी अध्यापिका की तरफ से जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।